वेलकम टू इंटेलेक्चुअल्स एवेन्यू। आज हम टी.एस. एलियट की जिस पोइम को डिस्कस करेंगे उसका टॉपिक है डिपार्चर एंड अराइवल। डिपार्चर यानी रवानगी एंड अराइवल और आमद, रवानगी और आमद। इस पोइम में पोइट ने यह हमें समझाने की कोशिश की है कि हमने गुज़श्ता सदियों से बहुत कुछ हासिल किया है और जब 20th सेंचुरी उस वक़्त आने वाली थी तो इसलिए हमारा फ़र्ज़ ये है कि आने वाली सदी को हम बहुत ज़्यादा अता करें, बहुत ज़्यादा नवाजें, ताकि ये सदी ख़ुद भी इंडिपेंडेंट हो और आने वाली सदियों को विरासत मुंतकिल कर सके। ये पोइम 6 सेस्टेट्स पर कंसिस्टेड है। सेस्टेट का मतलब है 6 लाइंस पर कंसिस्टेड स्टेंजा। तो 6 सेस्टेट्स पर कंसिस्टेड होने की वजह से इस पोइम की टोटल लाइंस की स्ट्रेंथ है 36। पोइट कहता है, स्टैंडिंग खड़े होते हुए अपॉन द शोर साहिल पर ऑफ ऑल वी नो। जब हम साहिल समुंदर पर खड़े होते हैं तो हम सब लोग इस बात से आगाह होते हैं, यानी जब हम किसी सफ़र पर रवाना होने लगते हैं, किसी वॉयज या समुद्री सफ़र पर रवाना होने लगते हैं तो हम सब इस बात से आगाह होते हैं। यानी पॉइंट ये कहना चाहता है कि जब हम किसी भी काम के लिए, किसी भी मुहिम के लिए, किसी भी एडवेंचर के लिए कदम बढ़ाते हैं तो हमें इस बात का इल्म होता है। वी लिंगर, हम डिले कर देते हैं, हम रुक जाते हैं फॉर अ मोमेंट, एक लम्हे के लिए, डाउटफुली, शक्को शुबा के आलम में। हम शक्को शुबा के आलम में किनारे पर ये जानते हुए थोड़ी देर के लिए रुक जाते हैं। देन विद अ सॉन्ग अपॉन आवर लिप्स, फिर अपने होंठों पर एक गीत लिए हुए, सेल वी, हम अपनी कश्ती चलाते हैं, हम अपने सफ़र पर रवाना हो जाते हैं। अक्रॉस द हार्बर बार, हमने बंदरगाह की दूसरी जानब जाना होता है। नो चार्ट टू शो, हमारे पास कोई नक्शा नहीं होता जिससे हमारी सिमत मुतय्यन हो सके, जिससे हमें पता चल सके कि हमने किस सिमत की जानब जाना है। नो लाइट, और ना ही हमारे पास कोई रोशनी होती है टू वार्न, जो कि हमें आगाह कर सके उन ख़तरात से। ऑफ रॉक्स, वो चट्टानें जो कि हमारे नीचे पड़ी होती हैं। विच लाई बिलो, जो कि उस समुंदर की तह में पड़ी होती हैं, जिनसे टकराने से हमारी मंजिल भी ओझल हो सकती है और हमारी मौत भी वाक़ई हो सकती है। हमें इन सब चीज़ों का इल्म होता है कि हमारे पास कोई सिमत दिखाने के लिए नक्शा भी नहीं है और हमारे पास रोशनी के लिए कोई टॉर्च वगैरह भी नहीं है जो कि हमें आने वाले ख़तरात और आने वाली रुकावटों के बारे में आगाह कर सके। हम इन चीज़ों को जानते हुए थोड़ी देर के लिए रुक जाते हैं, लेकिन फिर हम अपने होंठों पर एक पुरुम्मीद गीत लिए हुए आगे बढ़ते हैं, हम अपनी कश्ती चलाते हैं। हमें इल्म होता है कि अगरचे हमारे पास वसाइल नहीं हैं और हमारे पास कोई गाइड करने वाला भी नहीं है, लेकिन इसके बावजूद हम अपनी मंजिल पर पहुंच जाएंगे। बट मगर लेट अस पुट फोर्थ करेजियसली, लेकिन आइए फिर भी हम बड़े हौसले और हिम्मत के साथ आगे कदम बढ़ाएं। यानी हमारा फ़र्ज़ है कि हमारे पास वसाइल की कमी भी हो, लेकिन इसके बावजूद हमारा फ़र्ज़ है कि हमें चाहिए कि हम अपनी मंजिल की जानब रवां दवां रहें। खुद ही वसाइल पैदा होते जाएंगे और ख़ुद ही हमारी रुकावटें दूर होती जाएंगी। ऑल्दो अगरचे द पाथ, वो रास्ता जिस पर हमने जाना है, बी टॉर्चरस, वो बहुत ज़्यादा अजियतनाक है, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ देह है, एंड स्लो, और बहुत ही सुस्त रवि का शिकार है। उस पर मंजिल जल्दी नहीं आएगी, बल्कि हमें बहुत ज़्यादा पेशेंस से काम लेना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा सब्र से काम लेना पड़ेगा। ऑल्दो अगरचे इट ब्रिसल्स विद, ये भरा हुआ है 1000 फियर्स, हज़ारों ख़तरात से, ये अनगिनत ख़तरात से भी रास्ता भरा हुआ है, बहुत सुस्त रवि का शिकार है और इसके साथ साथ बहुत ज़्यादा अजियतनाक भी है। टू होपफुल आई ऑफ यूथ, लेकिन एक जवान की पुरुम्मीद आंख के साथ, इट स्टिल अपीयर्स अलेन, एक रास्ता दिखाई देता है, बाय विच, जिसमें द रोज़, गुलाब के फूल भी हैं, एंड हैथॉर्न ग्रो, और कांटेदार झाड़ियाँ भी उगी हुई हैं। लेकिन अगर एक जवान की आंख पुरुम्मीद हो तो वह लाजमी उस तंगो तारीक रास्ते पर चल पड़ेगा, उसकी जानिब रवां दवां हो जाएगा, जिसके ऊपर गुलाब के फूल भी हैं और कांटेदार झाड़ियाँ भी हैं। यानी उसमें अच्छे हालात भी आएंगे और बुरे हालात भी आएंगे। यानी जिस तरह से हमारी ज़िंदगी खुशियों और गमों का मजमूआ है, इसी तरह से हमारी मुहिम्मात, हमारे जो सफ़र हैं वो भी दुखों, अजियतों और इसके साथ साथ आसानियों से भरपूर होते हैं। रास्ते में अगरचे हैथॉर्न है, अगरचे कांटेदार झाड़ियाँ हैं, लेकिन जब हम अपनी मंजिल पर पहुँच जाएंगे तो हर तरफ हमें रोज़ीज़ ही रोज़ीज़, यानी गुलाब के फूल ही फूल दिखाई देंगे। वी होप, हम उम्मीद करते हैं, इट मे बी, कि शायद ऐसा मुमकिन हो जाए,
वुड दैट वी माइट नो, काश हम जान पाते, वुड वी माइट लुक इनटू फ्यूचर ईयर्स, काश हम आने वाले सालों में झांक सकते। यानी आने वाले वो साल जब हमें हमारी मंजिल मिल जाएगी, जब हम अपनी मंजिल से रूशनास हो जाएंगे, तो काश उसकी रूशनासी हमें आज मिल जाती, ताकि उसी मंजिल का तसव्वुर करते हुए जब हम कांटेदार झाड़ियों वाले रास्ते से गुजरें तो हमारी नज़र उन कांटेदार झाड़ियों पर न रहे, बल्कि उस मंजिल पर जो बेड ऑफ रोज़ेज़ होगी, जो फूलों की सेज होगी, उस पर हमारी नज़र रहे, ताकि हमारी तवज्जो कांटों से हट जाए और हम जल्द अज जल्द अपना रास्ता तय कर सकें। ग्रेट ड्यूटीज़, अजीम जिम्मेदारियाँ, कॉल द 20th सेंचुरी, 20वीं सदी को बुला रही हैं, मोर ग्रैंडली डावर्ड दैट दोज विच केम बिफोर, क्योंकि जो पिछली सदियाँ गुजर चुकी हैं उन्होंने बहुत कुछ नवाजा था। यानी गुज़श्ता सदियों में लोगों ने सदियों को और इसके बदले में उन सदियों ने लोगों को बहुत कुछ नवाजा था। इसी बात को मलहूज़े खातर रखते हुए आने वाली जो 20वीं सदी है वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़िम्मेदारियाँ ला रही है, उसमें बहुत अजीम ज़िम्मेदारियाँ हमें बुला रही हैं। समन्स, हमें बुलावा आ रहा है। हु नोज़, कौन जानता है, व्हाट टाइम मे होल्ड इन स्टोर, के ज़ख़ीरे में कितना वक्त बाकी मौजूद है। यानी हमारी ज़िंदगी का जो ज़ख़ीरा है उसमें कितना वक्त बाकी है। इंसान को अपनी ज़िंदगी के एक पल का भी नहीं भरोसा, इसलिए जितना भी वक्त मिला है हमें चाहिए कि हम आने वाली सदी को बेहतर बनाने के लिए उतने टाइम को इस्तेमाल करते हुए और अपनी तमाम तवानाइयों और सलाहियतों को बरूए कार लाते हुए ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत और मशक्क़त करें। और व्हाट ग्रेट डीड द डिस्टेंट ईयर्स मे बी, और आने वाले सालों में बहुत अजीम कारनामे जो रूनुमा होने वाले हैं। व्हाट कंकेस्ट ओवर पेन एंड मिजरी, और आने वाले सालों में दुख और बदहाली पर जो फतह पाई जाने वाली है। व्हाट हीरोज़ ग्रेटर दैन वर एवर ऑफ योर, और गुज़िश्ता सालों से बहुत ज़्यादा अजीम हीरो पैदा होने वाले हैं। यानी अगर हम मेहनत करेंगे और आने वाली सदी जो कि हमें बुलावा दे रही है, अजीम ज़िम्मेदारियां हमें पुकार रही हैं, अगर हम अपने वक्त को बरूए कार लाते हुए उनको इस्तेमाल करना शुरू कर देंगे, उन ज़िम्मेदारियों पर अमल दरामद शुरू कर देंगे, तो इससे क्या होगा, आने वाले सालों को अगरचे हमने देखा नहीं है लेकिन हमें उम्मीद है कि आने वाले सालों में ऐसा ही होगा कि हम दुख और बदहाली पर काबू पा लेंगे और इस सदी में या गुज़श्ता सदियों में जो अजीम हीरो पैदा हुए थे उनसे कई गुना ज़्यादा अजीम हीरो पैदा होंगे। योर का मतलब है साबक, यानी गुज़िश्ता सदियों से ज़्यादा बेहतर हीरो जन्म लेंगे। बट मगर इफ़ दिस सेंचुरी इज़ टू बी मोर ग्रेट, लेकिन अगर हमने इस सदी को जो आने वाली 20वीं सदी है इसे अजीम तर बनाना है दैन दोज बिफोर, उन सदियों से जो कि गुज़श्ता गुजर चुकी हैं, हर सन्स मस्ट मेक हर सो, तो ऐसा काम इस सदी के बेटे ही करेंगे। एंड वी आर हर सन्स, और हम इस सदी के बेटे हैं क्योंकि हमें इस सदी ने जन्म दिया है, इसलिए हम इस सदी के बेटे हैं। वी मस्ट गो, हमें ज़रूर आगे बढ़ना है। विद ईगर हार्ट्स, मुश्ताक या शिद्दत से ख्वाहिश करने वाले दिलों के साथ, टू हेल्प मोल्ड वेल हर फेट, ताकि हम इस सदी की तकदीर की तश्कील दे सकें, हम इस सदी की तकदीर को बना सकें अपने मुश्ताक और बहुत ज़्यादा शिद्दत वाली ख्वाहिश के दिलों के साथ। एंड सी, और देखें, दैट शी शैल गेन सच प्राउड अस्टेड, कि ये सदी आने वाले वक़्त में एक फ़ख्रिया मुकाम हासिल कर लेगी। एंड शैल ऑन फ्यूचर सेंचुरीज बेस्ट आउ, और ना सिर्फ ये सदी खुद फ़ख्रिया मुकाम हासिल करेगी बल्कि इसके बाद जो सदियाँ आएंगी, यानी अगर ये 20वीं सदी होगी तो इसके बाद आने वाली सदियाँ यानी 21वीं, 22वीं और आगे ऑनवर्ड्स जो भी सदियाँ आती जाएंगी उनको ये अजीम विरासत भी मुंतकिल करेगी। यानी इसमें इतनी कामयाबियाँ होंगी कि ये ना सिर्फ खुद इंडिपेंडेंट होगी, खुद कफ़ील हो जाएगी, बल्कि आने वाली सदियों को भी बहुत कुछ नवाजेगी और विरासत मुंतकिल करती चली जाएगी। अलीगेसी एक विरासत, एक विरसा ऑफ बेनिफिट्स, फ़वाइद का, एक मफादात और फ़वाइद का विरसा। मे वी इन फ्यूचर ईयर्स बी फाउंड विद दोज हु ट्राई, अगर हमने इस सदी को, आने वाली सदी को मफादात, फ़वाइद का एक विरसा दे दिया
और ये सदी इस काबिल हो गई कि ये खुद भी इंडिपेंडेंट हो गई, खुद कफील हो गई और आने वाली सदियों को भी इसने कुछ नवाज दिया, तो इससे क्या होगा कि आने वाले सालों में हम भी उन लोगों में शामिल हो जाएंगे जो कि बहुत ज़्यादा कोशिश करते हैं, जद्दोजहद करते हैं, मेहनत करते हैं टू लेबर फॉर द गुड, और अच्छाई के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत और मशक्क़त करते हैं अनटिल दे डाई, जब तक वो मर नहीं जाते। यानी वो लोग जो कि मेहनत और मशक्क़त उस वक़्त तक जारी रखते हैं जब तक कि उनकी मौत वाक़ई नहीं हो जाती, यानी मरते दम तक अपने खून का आखिरी कतरा बहाने तक वो मेहनत करते रहते हैं। तो हमारा नाम भी उन अजीम लोगों की फहरिस्त में शामिल हो जाएगा। एंड आस्क नो अदर क्वेश्चन दैन टू नो, और वो लोग और कोई मुतालबा, कोई सवाल नहीं करते, महज वो ये जानना चाहते हैं दैट दे हैव हेल्प द कॉज ऑफ विक्ट्री, कि उन्होंने महज फतह के लिए, महज जीत के लिए ही अपनी सारी की सारी मेहनत की है। दैट विद देयर एड, और उनकी कोशिश के ज़रिए असर द फ्लैग इज़ रेज्ड ऑन हाई, और उनकी मेहनत और मशक्क़त की वजह से ही ये परचम बहुत ज़्यादा बुलंदी पर लहरा रहा होता है। यानी उन लोगों के ममालिक के झंडे सिर्फ इसलिए बुलंदी पर लहरा रहे हैं कि उन्होंने इस हद तक मेहनत की कि उन्होंने अपनी जान की परवाह न की और अपने खून का आखिरी कतरा तक अपने मुल्क के लिए कुर्बान कर दिया, और उनकी मेहनत की वजह से उनके झंडे लहरा रहे हैं। और उन्होंने अपने ज़ाती मफाद के लिए ये मेहनत नहीं की थी, बल्कि महज अपने मुल्क की फलाह बहबूद और तरक्की के लिए मेहनत की थी। अगर हमने भी इतनी मेहनत की तो हमारा नाम भी शायद उन लोगों की फहरिस्त में शामिल कर दिया जाए। सम टाइम, एक वक़्त आएगा, इन डिस्टेंट ईयर्स, आने वाले दूर दराज सालों में, व्हेन वी आर ग्रोन ग्रे हेयर्ड एंड ओल्ड, जब हम बूढ़े हो जाएंगे और हमारे बाल सुरमई हो जाएंगे, यानी मेहनत करते करते हम बूढ़े हो जाएंगे और हमारे बाल सुरमई हो जाएंगे, इसमें चांदी उग आएगी। वट एवर बी अवर लॉट, हमारे हिस्से कुछ भी आए, हमारी तकदीर, हमारा मुकद्दर या हमारी किस्मत चाहे कुछ भी हो, वी शैल डिज़ायर, हम ख्वाहिश करेंगे टू सी अगेन द स्पॉट, उस नुक्ता आगाज़ को देखने की जहाँ से हमने अपनी इब्तदा की थी, जहाँ से हमारा ये सफ़र शुरू हुआ था। विच, जो कि व्हाट्सोएवर वी हैव बीन और डन, और इस दौरान हमने जो कुछ भी किया, हम जहाँ कहीं भी गए, और टू व्हाट डिस्टेंट लैंड्स वी मे हैव गोन, और वो दूर दराज की ज़मीनें, वो दूर दराज के खित्ते जिनका हमने सफ़र किया, जिनकी हमने गर्द छानी, हम चाहेंगे कि उन पूरे के पूरे खित्तों को देखें, और वो ख़ास तौर पे वो नुक्ता आगाज़ जिससे हमने शुरुआत की थी, हम उसको भी देखना चाहेंगे। यानी पॉइंट ये कहना चाहता है कि कौमें और लोग वही कामयाबी से हमकिनार होते हैं जो कि अपने नुक्ता आगाज़ को कभी नहीं फरामोश करते, और अपने रास्ते में जो कुछ भी उन्होंने देखा होता है, उन तकालीफ और उन मसाइब को नहीं भुलाते, बल्कि उनसे अच्छा सबक हासिल करते हैं। दो ऑल द ईयर्स विल नेवर हैव बीन फॉरगॉटन, अगरचे इस दौरान जब हम ये सफ़र कर रहे थे तो इस दौरान हम इन चीज़ों को नहीं भूले, यानी हम अपने नुक्ता आगाज़ को नहीं भूले, अपनी हैसियत को, अपनी औकात को, अपनी ज़ीरो पॉइंट को, जहाँ से हमने शुरू किया था, उस ज़ीरो लाइन को हम कभी भी नहीं भूले। यही हमारी तरक्की का राज है कि हमने अपनी इब्तदा को याद रखा। ये वही इब्तदा थी जो कि फ़र्स्ट स्टेंजा में उसने कहा है कि जब हम किनारे पर खड़े थे, अगरचे उस वक़्त हमारे पास रास्ता दिखाने के लिए ना तो कोई रोशनी थी और ना ही सिमतों को मुतय्यन करने के लिए हमारे पास कोई नक्शा था, लेकिन फिर भी अपने होंठों पर एक उम्मीद का गीत लिए हुए हम उस समुंदर में कूद पड़े और अपनी मंजिल की जानब रवां दवां हो गए। इसीलिए आज हम कामयाबो कामरान और सुरखरू होकर वापस आए हैं। इस पोएम का इंट्रोडक्शन, ग्लॉसरी, ट्रांसलेशन और एक्सप्लेनेशन को देखने के बाद अब हम आते हैं इस पोएम में यूज़ होने वाली फिगर्स ऑफ स्पीच या लिटरेरी डिवाइसेस की जानिब। सबसे पहले हम देखेंगे राइम स्कीम। इस पोएम के तमाम स्टैंजाज में सेम राइम स्कीम यूज़ की गई है, यानी ए बी बी ए ए बी, यानी इसके तमाम स्टैंजाज की राइम स्कीम है। फर्स्ट और फोर्थ और फिफ्थ लाइंस आपस में राइम्ड हैं, जबकि सेकंड, थर्ड और सिक्स्थ लाइंस आपस में राइम्ड हैं। जैसा कि फर्स्ट स्टैंजा को अगर हम देखें तो फर्स्ट लाइन का लास्ट वर्ड है नो, फोर्थ लाइन का लास्ट वर्ड है शो और फिफ्थ लाइन का लास्ट वर्ड है बिलो। नो, शो, बिलो। इसी तरह से सेकंड लाइन का लास्ट वर्ड है डाउटफुली, थर्ड लाइन का लास्ट वर्ड है वी और सिक्स्थ लाइन का लास्ट वर्ड है करेजियसली। डाउटफुली, वी, करेजियसली। नेक्स्ट स्टैंजा में शो, ग्रो, नो, फियर्स, अपीयर्स, ईयर्स। नेक्स्ट स्टैंजा में सेंचुरी, सी, मिजरी, बिफोर, श्योर, योर।
नेक्स्ट स्टैंजा में वी नो विक्ट्री और ट्राई डाई हाई। नेक्स्ट स्टैंजा में ग्रोन डन गॉन लॉट स्पोर्ट फॉरगॉटन। नेक्स्ट है एलिट्रेशन। एलिट्रेशन का मतलब है बिगिनिंग ऑफ टू और मोर देन टू वर्ड्स इन द सेम लाइन विद द सेम लेटर और साउंड, यानी एक ही लाइन में दो या दो से ज़्यादा अल्फाज का एक ही हरफ या एक ही आवाज़ से शुरू होना। जैसा कि लाइन नंबर 3 में विद और वी ये दोनों वर्ड्स डब्ल्यू लेटर से स्टार्ट हो रहे हैं। उसके बाद लाइन नंबर 3 में अगेन सॉन्ग सेल, लाइन नंबर 11 में मे माइट, लाइन नंबर 14 में दैट दोज, लाइन नंबर 15 में समन्स स्टोर, लाइन नंबर 20 में देन दोज, लाइन नंबर 20 में अगेन मस्ट मेक, लाइन नंबर 23 में शी शेल, लाइन नंबर 26 में फ्यूचर फाउंड, लाइन नंबर 33 में सी स्पॉट। नेक्स्ट है कॉन्सोनेंट्स। कॉन्सोनेंट्स का मतलब है यूज ऑफ सेम कॉन्सोनेंट लेटर इन द डिफरेंट वर्ड्स ऑफ द सेम लाइन, यानी एक ही लाइन के मुख्तलिफ अल्फाज में एक ही कॉन्सोनेंट लेटर का इस्तेमाल करना। जैसा कि लाइन नंबर 2 में लिंगर फॉर, इन दोनों वर्ड्स के एंड पर आर लेटर यूज हुआ है जो कि कॉन्सोनेंट है। उसके बाद लाइन नंबर 9 में होपफुल स्टिल, लाइन नंबर 16 में ग्रेट डिस्टेंट, लाइन नंबर 22 में ईगर हर, लाइन नंबर 32 में हेयर्ड ओल्ड। नेक्स्ट है एसोनेंस। एसोनेंस का मतलब है यूज ऑफ सेम वावल लेटर इन द डिफरेंट वर्ड्स ऑफ द सेम लाइन, यानी एक ही लाइन के मुख्तलिफ अल्फाज में एक ही वावल लेटर का इस्तेमाल करना। जैसा कि लाइन नंबर 1 में अपॉन श्योर ऑफ, इन तीनों वर्ड्स में ओ लेटर यूज हुआ है जो कि वावल है। उसके बाद लाइन नंबर 4 में बार चार्ट, लाइन नंबर 5 में नो ऑफ रॉक्स, लाइन नंबर 6 में बट अस, लाइन नंबर 8 में इट ब्रिसल्स विद, लाइन नंबर 15 में हु नोज होल्ड स्टोर, लाइन नंबर 19 में इफ दिस इज। नेक्स्ट है एनाफोरा। एनाफोरा का मतलब है बिगिनिंग ऑफ टू और मोर देन टू लाइन्स विद द सेम वर्ड, यानी दो या दो से ज़्यादा लाइनों का एक ही लफ्ज़ से शुरू होना। जैसा कि लाइन नंबर 7 और 8 ये दोनों लाइन्स ऑल्दो से स्टार्ट हो रही हैं। उसके बाद लाइन नंबर 17 और 18 व्हाट से स्टार्ट हो रही हैं, और उसके बाद लाइन नंबर 23 और 24 एंड से स्टार्ट हो रही हैं। लाइन नंबर 29 और 30 दैट से स्टार्ट हो रही हैं। नेक्स्ट है एंजम्मेंट। एंजम्मेंट का मतलब है कि अगर किसी लाइन को पढ़ने के बाद उसकी प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग डेवलप ना हो, बल्कि इसके लिए नेक्स्ट लाइन की सपोर्ट की ज़रूरत हो, तो ऐसी लाइन को रन ऑन लाइन कहते हैं और इस टेक्निक को एंजम्मेंट कहते हैं। जबकि इसके बरक्स अगर किसी लाइन को पढ़ने के बाद उसकी प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाए तो ऐसी लाइन को एंड स्टॉप लाइन कहते हैं। अब हम आते हैं वापस एंजम्मेंट की जानिब। इस पोइम की लाइन नंबर 3 एक रन ऑन लाइन है जिसमें वो कहता है देन विद अ सॉन्ग अपॉन आवर लिप्स सेल वी, उसके बाद अपने होंठों पर एक गीत लिए हुए हम रवाना होते हैं। अब कहाँ रवाना होते हैं वो नेक्स्ट लाइन में बयान करता है अक्रॉस द हार्बर बार, बंदरगाह की दूसरी जानब। उसके बाद लाइन नंबर 13 भी एक रन ऑन लाइन है जिसमें वो कहता है ग्रेट ड्यूटीज कॉल, अजीम जिम्मेदारियां बुलाती हैं द 20th सेंचुरी, और 20वीं सदी। अब 20वीं सदी को क्या है वो नेक्स्ट लाइन में बयान करता है मोर ग्रैंडली डावर्ड देन दो विच केम बिफोर, वो जिम्मेदारियां ये हैं कि जितना गुज़िश्ता सदियों ने नवाजा था, गुज़िश्ता सदियों के लोगों ने अपनी सदियों को नवाजा था, ये जिम्मेदारी हम पर आयद होती है कि हम 20वीं सदी को उनसे ज़्यादा नवाजें। उसके बाद लाइन नंबर 19 भी एक रन ऑन लाइन है जिसमें वो कहता है बट इफ़ दिस सेंचुरी इज़ टू बी मोर ग्रेट, अगर इस सदी को अजीम तर बनाना है तो कैसे बनेगी, वो लाइन नंबर 20 में बयान करता है दैन दोज बिफोर, गुज़िश्ता सदियों से हर सन्स मस्ट मेक हर सो, तो उसके बेटे इसको अजीम बनाएंगे। नेक्स्ट है पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन का मतलब है टू गिव ह्यूमन ट्रेट्स टू द नॉन लिविंग थिंग्स, यानी बेजान चीज़ों को जानदारों की खसूसियात अता करना। जैसा कि वो लाइन नंबर 20 और 21 में कहता है दैन दोज बिफोर हर सन्स मस्ट मेक हर सो एंड वी आर हर सन्स वी मस्ट गो। वो कहता है कि इस सदी को इसके बेटे अजीम तर बनाएंगे, यानी उसने हर का वर्ड यूज़ किया है। हर शी की पॉजेसिव या ऑब्जेक्टिव केस है जो कि किसी फीमेल या वुमन के लिए यूज़ किया जाता है। अब यहाँ पर पोइट ने सेंचुरी के लिए हर का वर्ड यूज़ किया है और ये कहा है कि हम इसके बेटे हैं। यहाँ पर पोइट ने सेंचुरी को पर्सोनिफाई किया है। उसके बाद लाइन नंबर 23 में वो कहता है एंड सी दैट शी शैल गेन सच प्राउड अ स्टेट, और ये सदी अजीम मकाम व मर्तबा हासिल करेगी। यहाँ पर फिर उसने उस सेंचुरी के लिए इट की बजाय शी का वर्ड यूज़ किया है। नेक्स्ट है काइसुरा। काइसुरा का मतलब है कि अगर पोइट कोई पंक्चुएशन मार्क यूज़ करते हुए किसी लाइन में पॉज या ब्रेक ले यानी वक्फा ले तो उसे काइसुरा कहते हैं। जैसा कि लाइन नंबर 4 में अक्रॉस द हार्बर बार के बाद
डैश यूज़ की गई है। उसके बाद लाइन नंबर 11 में वी होप इट मे बी के बाद कॉमा यूज़ किया गया है। नेक्स्ट है मेटाफर। मेटाफर का मतलब है किसी क्वालिटी की बेस पर किसी चीज़ को उससे बेटर या वर्स चीज़ डिक्लेयर कर देना। जैसा कि लाइन नंबर 1 में वो कहता है स्टैंडिंग अपॉन द शोर ऑफ ऑल वी नो, जब हम किनारे पर खड़े होते हैं। अब यहाँ शोर जो है ये एक मेटाफर है, यानी हमारे इब्तदाई मकाम का, हमारे बिगिनिंग पॉइंट का, जहाँ से हमने अपनी एडवेंचर या अपनी मुहिम का आगाज़ करना होता है। उसके बाद लाइन नंबर 4 में वो कहता है अक्रॉस द हार्बर बार नो चार्ट टू शो, हमारे पास कोई नक्शा नहीं होता कि हमें सिमतों का तयन करके बताए। इसका मतलब है कि हमारे पास कोई गाइडलाइन नहीं होती। उसके बाद लाइन नंबर 5 में वो कहता है नो लाइट टू वार्न ऑफ रॉक्स विच लाई बिलो, यानी जो चट्टानें हमारे नीचे पड़ी हैं उसको दिखाने के लिए हमारे पास कोई रोशनी नहीं होती। चट्टानों से मुराद है वो मज़ाहमतें, वो रुकावटें, वो हर्डल्स, वो ऑब्स्टेकल्स जो कि हमारी मंजिल में आनी होती हैं। नेक्स्ट है इमेजेस। इमेजेस का मतलब है ऐसे वर्ड्स का इस्तेमाल करना जो कि हमारी सेंस ऑफ साइट या हमारी देखने की हिस्स को अपील करते हों। जैसा कि इस पोएम में उसने बहुत से इमेजेस यूज़ किए हैं, शोर, लिप्स, हार्बर, लाइट, रॉक्स, आई, रोज़, हथौन, फ्लैग। इसके बाद अगर हम इस पोएम के थीम को देखें तो इसमें पोइट ने हमें यही बताने की कोशिश की है कि हर सदी के लोगों ने अपनी सदी को नवाजा और इनसे उनकी सदियां अजीम हो गईं और हमने पिछली सदियों से बहुत कुछ हासिल किया है। इसलिए अब हमारा फ़र्ज़ है कि हम अपनी सदी को बेहतर बनाने के लिए और जो आने वाली सदी है 20वीं सदी जो कि शुरू होने वाली है, इसके लिए बहुत कुछ काम करें ताकि ये सदी खुद भी इंडिपेंडेंट हो और इसके बाद जो आने वाली सदियाँ हैं उनको भी एक विरासत मुंतकिल कर सके। Thank you for attending this lecture.